राजनीतिक सीमाओं से दूर हटके भी काम, विपक्ष के भी होते, लेकिन अब पक्षपात का रवैया अपनाया जाए। तो ऐसे में आपको भी तैयार रहना पड़ेगा और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी कि निरंतरता के साथ हमें जनता के बीच रहना है, संघर्ष करना है, मेहनत करनी है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, हमारे विधायक इसके लिए तैयार है। आपका आशीर्वाद। यहाँ स्कूल की बात हुई, आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे कैसे किस तंत्र का सामना करना है। ये जो माध्यमिक स्कूल है ना, रास्ते में देखता आया था, योगराज जी ने बताया इसकी स्थापना होगी। इसी तरह के जो सरकारी संस्थाएं हैं, अगर इसी रास्ते पे हम चलेंगे, जिस रास्ते पे आज देश चल रहा है, ज्यादा दिन बचने वाले नहीं। सरकार ने प्लानिंग कर ली है, रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार कर लिया है, प्रस्ताव ऑलरेडी रेडी है। कुछ जगह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लॉन्च करेंगे और इन सब चीजों को या तो बंद किया जाएगा, बेचा जाएगा इनकी संपत्तियां, या इनको निजीकरण में प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि कोई भी चीज जब सरकारी हाथों से निकल के निजी हाथों में जाती है, सेवा के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। पहले एक आध महीने लोगों को दिखाया जाता है कि देखो कितनी अच्छी सेवा मिल रही है, सरकारी सेवाओं में आपको उन सेवाओं से वंचित रखा गया, लेकिन बाद में एक एक करके धीमे धीमे करके आर्थिक बोझ बढ़ा दिया जाता है, खर्चे बढ़ा दिए जाते हैं। आज सरकार के पास रेवेन्यू की कोई कमी नहीं। रात में एक टैक्स की शुरुआत की गई, टैक्स की घोषणा हुई, लॉन्च किया गया धूमधाम से। केंद्र सरकार ने बोला खुशियां मनाओ। देश ने पूछा क्यों खुशी मनानी है? कि नया टैक्स आया है। आप सोचे किस कदर लोग भक्ति में सारी चीजों को भुला गए हैं कि देश ने पहली बार एक टैक्स की शुरुआत की, तो सेलिब्रेशन किया कि वाह वाह कितना अच्छा काम है कि टैक्स नया लगे। लोगों को बताया गया था कि ये केंद्रीय टैक्स है जो राज्य स्तर पे अलग अलग दरें लगाई जाती थी, उसे समायोजित करके ग्राहक पे कम बोझ ला देगा। लेकिन आज आप तुलना करेंगे, हर चीज पे अब जीएसटी लग चुका है, हर चीज पे लग चुका है। कोई भी चीज सरल नहीं है, जिसको जीएसटी भरना पड़ता है उसके लिए कोई काम सरल नहीं हुआ। हर छोटे व्यापारी को आज अकाउंटेंट रखने की जरूरत पड़ गई है, कई बार रिटर्न भरने की जरूरत है, तो कोई सरलता नहीं आई, ग्राहक में कोई बोझ कम नहीं हुआ। बस केंद्र सरकार की रेवेन्यू बढ़ गई, राज्य सरकार के रेवेन्यू घट गई, संसाधन इनके पास कई लाख करोड़ के हो गए। अब वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कैसे वो पैसा प्रयोग में लाया जा रहा है, कैसे वो संसाधन जमीन पे लगाए जा रहे हैं, कितने लगाए जा रहे हैं, ये आप खुद आप जानते हैं। हमारी एक प्राथमिकता है जो चौथे चरण से की कह गए, छोटी इकाई कोई नहीं होती। आप छोटे जो कामगार हैं, जो छोटी उद्योग की इकाई है, उसकी इज्जत करें। जितना रोजगार की छोटे काम वाले आपको दे सकते हैं देश में, और वही देश की बुनियाद थी, वही देश की जड़ें थी। चौधरी साहब समझ गए थे कि भाई इनको आप गांव की यूनिट को, छोटी इकाइयों को अगर आप छोड़ करके सोचेंगे बड़े परियोजनाएं हैं इस देश में, उनसे बड़ा लाभ हो जाएगा, नहीं, उसका लाभ नीचे तक नहीं। और आज वही देश की हकीकत है। तो बड़ी घोषणाएं, बड़ी परियोजनाएं से अलग हटके हमारी नजर आप पे रहनी चाहिए। हमने जो मैनिफेस्टो पिछली बार तैयार किया था, कई अच्छी अच्छी चीजें थी, अब सरकार में हम नहीं आ पाए, लागू नहीं हो पाए। आज बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बिना टोल पे आप जैसा कोई व्यक्ति उस पर चढ़ नहीं सकता। किसी को गांव उस रास्ते में आया जाएगा तो रोज सुबह उठ के टोल दोगे, वापस लौट के टोल दोगे। लेकिन कहने को बड़ी अच्छी सुविधा है। हमने प्रस्ताव रखा था कि 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का हम एक सालाना लक्ष्य तय करेगी उत्तर प्रदेश। आज योगी जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क है, ना तो सरकार गड्ढा मुक्त है, ना और सड़क एक तरफ बनती है, दूसरी तरफ फटनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, नौजवान है, आप देखिए ना सोशल मीडिया पे, वो पीलीभीत में एक वो पत्रकार है, ऐसे उखाड़ रहे हैं चारों तरफ की बात। और हर साल हमारे प्रदेश में 1000 से 2000 लोग सिर्फ गड्ढों में दुर्घटनाओं में मर रहे हैं।
लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे प्रदेश में कुपोषण की हालत है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं सिर्फ 6.1% बच्चे जो 6 महीने से लेके 2 साल की जिनकी आयु है, जो बुनियाद होती है बच्चे की, सिर्फ 6.1% उन बच्चों को पौष्टिक आहार जो पोषण उनको मिलना चाहिए मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार कहेगी हम राशन दे रहे हैं। मतलब 94% बच्चों को हम सही पोषण सही उनकी उम्र में नहीं दे रहे हैं। वो बड़े होकर क्या करेंगे? क्या वो बराबर हो पाएंगे? क्या वो आगे बढ़ पाएंगे प्रतिस्पर्धा में? नहीं बना। इस सब के बावजूद भी गांव के बच्चे आज किसी भर्ती में जाके देखें, अगर वो अव्वल दर्जे पे जा रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने खून पसीने के कारण है, अपनी मेहनत के कारण। गांव के वो बच्चे सुबह और रात को गांव के बाहर आपको दौड़ते मिल जाएंगे। वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। वो एक नौकरी थी जिसके लिए एक आकर्षण था लोगों में, लेकिन आज वो आकर्षण इन्होंने छोड़ा नहीं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन हम भारतीय सेना में कुल्हाड़ी बांटते हैं। ये कोई बात बनी? हमने सारे विदेश में अपने पड़ोसी देशों को ये मैसेज दे दिया कि मोदी जी के पास अपने हवाई जहाज खरीदने के पैसे हैं। हमारे देश की राजधानी में जो नए संसद की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हजारों करोड़ वहां लगाने को लुटाने को है। मैंने तो नहीं मांगा था क्या मैंने आप भवन चाहिए? आपने मांगा था क्या कि नया पार्लियामेंट चाहिए? किसी ने नहीं मांगा, लेकिन वहां पैसा है। लेकिन भारतीय सेना के जवान के लिए हम 15 साल की नौकरी नहीं दे सकते, उसकी तनख्वाह देने के लिए, उसको आगे पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसा। ये देश की प्राथमिकता है। आज उद्योगपतियों के इशारे पे गन्ना सत्र चालू है। एक लगभग महीने से मिल चल रही है, लेकिन गन्ने का रेट कोई दर तय नहीं किया। पर्चियों पे शून्य लिखा किसानों को मिला, और एक भी नहीं 2 मिल गया। आप ठीक कहते हैं, 0.0 पॉइंट भी लिखना पड़ता है। आपको तो पता ही कानून में प्रावधान है 14 दिन में भुगतान होगा, वरना ब्याज मिलेगा। अब ब्याज भुगतान तो छोड़िए, ब्याज का भी आपका तो हक है ना कानूनी। इन्होंने ऐसी नौबत कर दी, कल को कोई किसान कोर्ट में भी नहीं लड़ पाएगा कि भाई तुमने हमें समय पे भुगतान नहीं दिया, तुमने हमें ब्याज नहीं दिया। क्योंकि इनका जवाब होगा जब कोई रेट ही नहीं थी, जब रेट ही नहीं खुला, हम किस दर पे भुगतान करें? इन्होंने लूपहोल छोड़ दिया, रास्ता दे दिया पूंजीपतियों को कि तुम्हें भुगतान समय पे देने की जरूरत। अरे लोगों में लाठी चलाओ, सरकारी लाठी होती है, सरकारी कलम का प्रयोग करो ताकि समय पे किसान को भुगतान मिल जाए। वित्तीय स्थिति प्रदेश की इतनी खराब है, छात्रों की जो स्कॉलरशिप योजनाएं थी सारी बंद। पेंशन भी, जो मेरी सूचना है, पेंशन भी अभी काफी समय से बंद है, नहीं मिल रही। नरेगा में जितनी आप काम करा सकते हैं, प्रधान के स्तर पर जो प्रयास होते हैं, पंचायत के स्तर पर जो प्रयास होते हैं, पैसा नरेगा कभी बहुत समय से नहीं मिल रहा। लेकिन इनकी होर्डिंग नहीं रुक रही, इनका प्रचार नहीं रुक रहा। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम्हारे एक विधायक की जमीन जरूरत थी नहीं, डबल इंजन सरकार है, ऐसा तो है नहीं कि तीसरा इंजन खतौनी लगा देगा तब काम होगा। तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही? तुम्हें तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे विधायक को तो अवैध माना है कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि मैंने चिट्ठी लिखी तो हटना पड़ा, नहीं है। तुमने कानून का उल्लंघन किया, कानूनी तुम्हें सजा मिल गई, तुम इस लायक नहीं हो, तुम विधायक बने। तो एक लाइन हो रहा था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया तो चुनाव होना ही था। लेकिन एक दंड समाज के तौर पे आप उन्हें दे सकते हो, जो पार्टियां ऐसे लोगों को शरण देती है, ताकि कम से कम आगे ऐसे लोग तो राजनीति में ना आए। जैसे घर के मुखिया अपने परिवार के लिए फैसले लेते हैं, हर एक मतदाता को अपने परिवार के लिए, अपने समाज, अपने गांव, अपने देश के लिए फैसला लेना है। 5 तारीख फैसले की तारीख है। मैं आपसे यही कहना है, अगर आपको लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तब भी इन्हें एक और विधायक की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा काम भी किया होता, तब भी इनको एक और विधायक की जरूरत नहीं थी कि आप इन्हें इनाम दो। इन्होंने तो अच्छा काम किया ही नहीं, तो इनको दंड दो। तो 5 तारीख में दंड देने का एक ही तरीका है, बटन दबाओ। धन्यवाद।